दोस्तों आज पेश है जुर्म का ठेकेदार। ये कवर चित्र है दोस्तों। कर्नल कर्ण जामनगर में अपना एक निजी काम निपटा कर वापस लौट रहा था। काफ़ी लंबा सफ़र है, क्यों न यहीं कुछ खा पी लिया जाए। यही सोचकर ऑर्डर प्लेस करने के बाद लंच सर्व होने का इंतज़ार कर रहा था। ओह, काफ़ी सुंदर है मगर विधवा लगती है बेचारी। अरे, यह तो मेरी टेबल पर आ रही है। एक्सक्यूज मी, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? बैठिए। तभी तुम दोनों गुंडे उसकी टेबल के पीछे, तुम दोनों हमारे साथ चलो, तुम कुछ बात करनी है, लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। पड़ाक उप, इसके पास रिवॉल्वर भी है, इसे संभल कर मौका नहीं देना चाहिए। और यह सोचकर, मैडम आप ज़रा भागिए यहाँ से। और तड़ाक आह, इस बीच युक्ति दौड़कर कैफे से बाहर निकल आई। दूसरा गुंडा अपने साथी की मदद के लिए आया, मगर करण प्रतिद्वंदी का हाथ नहीं छोड़ा। रिवॉल्वर निकालते ही दूसरे गुंडे ने उसे पलटा। ताक तभी जब उसे होश आया, ओह, मैं तो कार में हूँ। इसे इस तरह मरना होगा कि मौत दुर्घटना लगे। कौन है ये लोग और मुझे मारना क्यों चाहते हैं? वह व्यक्ति कौन थी जिसके कारण यह सारा लफड़ा हुआ? और कुछ देर बाद गाड़ी एक सुनसान स्थान पर रुकी। फिलहाल तो बेहोश बने रहना ही उचित होगा। और गाड़ी निकट आने की आवाज़ सुनी तो कर्ण सीधा हुआ। कचाक गति से जा रही गाड़ी काफ़ी दूर तक घसीट कर ले गई और वह अब भाग लेना चाहिए। इस समय मेरा पीछा करने का बजाय वह अपने साथी की लाश से पीछा छुड़ाने की चिंता रहेगी। और सिर दी। तभी ओह, ट्रक लिफ्ट मांगी जा सकती है। लिफ्ट मिल गई। हम जामनगर से कितनी दूर है सरदार जी? 11 मील। तो मेरी हत्या करने के लिए मुझे 11 मील दूर ला कर लाए थे। पता नहीं मेरी गाड़ी का क्या बना। शहर पूछकर वह ट्रक से उतरा और टैक्सी में सवार होकर नीलम कैफे में पहुंचा। शुक्र है गाड़ी मौजूद है। और वह घटना के कारण जानना चाहता था, इसलिए कैफे में भीतर गया। पहले वाले ग्राहक यहाँ इंतजार कर रहे हैं, इससे पता पूछता हूँ। मुझे पहचाना नहीं? बत्ती से निकाल दूंगा, हाथ में रख दूंगा साले की। ए मिस्टर, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। और अभी कुछ देर पहले जो हुआ था क्या था? पहले मेरा गिरेमान छोड़ो। लो, छोड़ दिया। बता कौन थे वे लोग? मैं नहीं जानता। अच्छा, वह लड़की कौन थी? हम उसे नहीं जानते मिस्टर, प्लीज़ तुम यहाँ से चले जाओ। वे लोग मुझे बेहोश करके ले गए। क्या तुमने पुलिस को रिपोर्ट लिखी? नहीं, हम अपने कैफे में की बदनामी नहीं करना चाहते, इसलिए पुलिस को नहीं बुला पाए। अच्छा बेटा, अब तुम फिर कभी आकर बात कर बताऊंगा। और फिर वह हॉल के बीच खड़ा हुआ। अभी अभी कुछ देर पर दो गुंडे मुझे झगड़ा किया। आप लोगों ने शायद किसी ने घटना देखी हो। क्या कोई उन गुंडे के विषय में बता सकता है? लेकिन किसी ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। निराश होकर वह बाहर आ गया। मुझे खुद पुलिस स्टेशन जाकर इनकी घटना की रिपोर्ट करनी चाहिए। तभी, सुनिए साहब, मैंने कैफे के भीतर लड़ाई होती देखी थी। अच्छा, क्या तुम बदमाश को जानते हो? नहीं, केवल आपको बता सकता हूँ कि वह युवती कहाँ है। कहाँ है वह युवती? जल्दी बताओ। सिविल अस्पताल में। कैफे के बाहर निकलते ही एक कार से टक्कर से बेहोश हो गई। कार वाला उठाकर सिविल अस्पताल में ले गया। कुछ देर बाद अस्पताल के रिसेप्शन काउंटर पर, कुछ देर पहले यहाँ एक लड़की को लाया गया है। नीलम कैफे के निकट कार से टकरा कर घायल हो गई थी। 1 मिनट रुकिए, चेक करता हूँ। और कुछ देर अस्पताल के भीतर प्रविष्ट हुआ। अरे, ये तो वही है। मैंने बड़ी मुश्किल से तुम्हें तलाश किया है। बताओ वे बदमाश कौन थे? मेरा उनसे कोई संबंध नहीं है,
लेकिन तुम्हारे कारण वह मेरी हत्या करना चाहते थे। हत्या, हे भगवान, क्या मुश्किल में आ पड़ी है। कर्ण उसकी सताना देते हुए अपना परिचय करवाने के बाद अपनी परेशानी बताने को कहा। उसने कहानी शुरू करी। मेरा नाम संगीता वर्मा है। जामनगर में दो बड़े बदमाश मेरा मकान खरीदने के लिए मेरे पीछे लग गए। उनमें से एक का नाम धर्मपाल है। धर्मपाल बहुत खतरनाक बदमाश है। उसकी नज़रें मेरे पुश्तैनी मकान पर बहुत दिनों से लगी हुई थी। वह मकान हमारे लिए सोने की खान है माधव। शहर के सबसे महंगे रेजिडेंस इलाके के बीच राजीव वर्मा का मकान। अगर वह जगह हमें मिल जाए तो उसकी मल्टी स्टार बिल्डिंग खड़ी करके करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। लेकिन राजीव वर्मा का मकान बेचने के लिए तैयार नहीं है बॉस। मकान तो उसको बाप भी बेचने का। माधव, उसे पकड़कर मेरे पास लाओ। और उसी शाम वही है राजीव वर्मा। तड़ाक, कार में बैठो। क्यों? अंदर बैठ। वे लोग भरे बाजार में उनका अपहरण करने के धर्मपाल के पास ले गए। ओह, तो तुम हो राजीव वर्मा? हाँ, लेकिन यहाँ क्यों लाया गया है? दरअसल तुम्हारा मकान खरीदना चाहते हैं, लेकिन मकान बेचने के लिए मेरा कोई इरादा नहीं है, तो हमें इरादा बदलने पर मजबूर कर देंगे। माधव ड्राक, हटाओ। सुनो राजीव, जो लोग मेरी बात नहीं मानते उसकी बोटियां काट कर अपने कुत्तों को खिला देता हूँ। मकान मेरे हाथ बेच दो, वरना मकान मुझे सोचने के लिए समय दो। ठीक है, तुम्हें कल रात का समय देता हूँ। मकान के कागज लेकर यहीं आ जाना। नहीं आए तो अगली समय तुम्हारी पत्नी विधवा कहलाएगी। मेरे पति के मेरे पति अपने पुरखों के मकान को बेचने के लिए तैयार नहीं थे। मेरे पास जाकर उन्होंने धर्मपाल के विरुद्ध पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी। निश्चिंत हो गए। मुझे तो डर लग रहा है। संगीता डियर, डरने की कोई बात नहीं है। पुलिस धर्मपाल के बच्चे को निपट लेगी। और अगली रात जब एक दावत से लौट रहे थे, बाहर निकालो। तड़ाक, मेरे उधर रिपोर्ट करके तूने अपराध किया है, अब तुझे उसका दंड मिलेगा। मुझे छोड़ दो। ओह, काट डालो इसे। उठ। नहीं, अंदर बैठ। चटाक, मेरी आंखों के सामने मेरे पति का शरीर के टुकड़े टुकड़े करने के बाद वे शैतान वहाँ से भाग गए। स्वामी, मैं पुलिस स्टेशन के चक्कर चला। मैं सच कह रही हूँ, धर्मपाल मेरे पति की हत्या की है। झूठ बोलती हो तुम। हत्या के समय धर्मपाल शहर में नहीं थे। मैं समझ गई, पुलिस धर्मपाल के विरुद्ध नहीं कुछ करेगी। उसी दिन शाम को शहर का दूसरा बदमाश कालीचरण मेरे पास घर आया। मेरा नाम कालीचरण है, क्या काम है मुझसे? मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। धर्मपाल मेरा शत्रु है और मैं जानता हूँ कि वह तुम्हारा मकान खरीदना चाहता है। तुम पर उसे अत्याचार किए हैं वह मुझे पता है, और मुझे विश्वास है कि तुम अपने पति के हत्यारे को यह मकान नहीं बेचोगी। हाँ, बिल्कुल नहीं बेचूंगी। तो फिर मुझे बेच दो, मैं तुम्हें मुँह मांगी कीमत दूंगा। मुझे नहीं चाहिए इस कीमत। मैं इस मकान को कभी नहीं बेचूंगी। चले जाओ यहाँ से। सैंडो, ज़रा इसके दिमाग को ठीक करो। खड़ाक, बॉस की बात नहीं मानेगी तो बहुत बुरा अंजाम होगा। तेरी लाश का भी पता नहीं चलेगा किसी को। और कालीचरण के जाने के बाद मैंने सोचा, ये दोनों बदमाश मुझे इसी मकान में चैन से नहीं रहने देंगे। उचित तो है मकान को बेचकर हमेशा के लिए कहीं दूसरे शहर में चले जाऊं, लेकिन मकान उन बदमाशों को नहीं बेचूंगी। यह सोचकर मैं सुबह फ़ोन पर एक प्रॉपर्टी डीलर से बात की और सौदा पक्का करने के लिए उसके नीलम कैफ़े में बुलाया। निश्चित समय पर कैफ़े में पहुंची और आगे की कहानी आप जानते ही हैं। इसका मतलब बदमाश तुम्हारा पीछा करते हुए नीलम कैफ़े में पहुंचे और तुम्हें प्रॉपर्टी डीलर समझकर मेरी हत्या करने पर उतर आए। यही बात होगी, मगर मुझे नहीं पता वे गुंडे धर्मपाल के थे या कालीचरण के, किसी के भी हों। उन गुंडे का समय पूरा हो चुका है। उन्हें ऐसा पाठ पढ़ाऊंगा कि जीवन भर नहीं भूलेंगे। क्या आप सचमुच मेरी मदद करेंगे भैया? मैं वादा करता हूँ बहन, तुम्हें बदमाशों से मुक्ति दिलाए बिना इस शहर से नहीं जाऊंगा। और अस्पताल से कर्ण सीधा स्थानीय अखबार दफ्तर में पहुंचा। धर्मपाल और कालीचरण के विषय में पूर्ण जानकारी मिल सकती है। 2 घंटे बाद बाहर निकला। तुम्हारा
समय पूरा हो चुका है धर्मपाल और कालीचरण तुम्हारे ठिकाने की तब तकरीबन सोच ली और एक होटल में कमरा लेने के बाद अपने सूटकेस को गुप्त खाना खोला। शुक्र है मैंने हथियार के साथ लाया था। और अगली सुबह उसने अपना अभियान का प्रथम चरण आरंभ कर दिया। अपने काम के लिए मुझे शहर से बाहर उपयुक्त स्थान खोजना होगा। यह जगह काम आ सकती है। और उसी रात यह धर्मपाल की कोठी का पिछला भाग है। गाड़ी की छत पर चढ़कर उसे भीतर झाँका, कोई नहीं है। तभी वो दूसरे पूरे प्रबंध करके आया था। और अगले ही पल तभी कौन है बाग में? ओह, यह आवाज़ कुत्तों की आवाज़ सुनकर आया है। टाइगर शेरू जैसे ही किरण के निकट पहुंचा, ओह गुरु 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 बेहोश हो गया। वह दौड़कर पार्क में पहुंचा और कार के नीचे घुस गया। 1 मिनट बाद वह कार के नीचे से निकलकर एक खिड़की के लपका और फिर कोठी के बाहर निकल आया। 10 मिनट बाद वह कोठी से काफ़ी दूर एक पब्लिक टेलीफोन के सामने खड़ा था। धमाका होने वाला है। और कुछ देर बाद रंपल के कोठी में हंगामा मच गया। यह धमाका कैसा था? अरे क्या हुआ? कार में बम फटा है बॉस, मामला कुछ गड़बड़ है। बम किसने रखा? तभी भीतर फोन बजा। हेलो धर्मपाल यार, धमाका कैसा लगा? धर्मपाल तुम्हारी कार तो नष्ट हो गई होगी। कौन हो तुम? वही शरीफ आदमी जिसके तुम्हारी कार में बम रखा था। मेरी इरादा तुम्हें ब्लैकमेल करने का था। अपनी जान बचाने के लिए तुम्हें 10 लाख रुपए नहीं दिए तो कुछ भी हो सकता है। मैं तुम्हें गोली से मार सकता हूँ हरामजादे। शायद तुम एक धमाका और सुनना चाहते हो। तभी धड़ाम, ऐसा बम तुम्हारे बेडरूम में भी फट सकता है। धर्मपाल, अगर तू जान बचानी है तो 10 लाख रुपए दे दो। ठीक है, मैं दे दूंगा। तो परसों रात ठीक 11 बजे रकम ब्रिकेज पे रखकर शहर के बस बाहर पुरानी इमारत तक पहुंच जाना। इमारत के पीछे कुछ दूरी पर एक कुआं है। कुआं ब्रिकेज की मुंडेर पर रखना और पीछे हट जाना। अगले आदेश की प्रतीक्षा करना। याद रहे, रकम लेकर तुम खुद आओगे और अकेले आओगे। अगली रात कालीचरण क्लब से वापस जाते समय इस सड़क से गुजरता है और कुछ देर बाद ओह, किसी ने गोली चलाई है। धाएं। और कालीचरण फुल स्पीड से कार चलाकर अपनी कोठी में पहुंचा। सावधान, यह फाटक खोलने से पहले यह कागज हटा लेना। अरे यह तो बम है। कालीचरण घबराया हुआ अपने बेडरूम में प्रविष्ट हुआ। इस कागज पर चेतावनी लिखी है कि मेरे फाटक खोलते ही बम फूट जाता और मैं। हेलो कालीचरण स्पीकिंग। आज तुम 2 बार मरने से बचे हो कालीचरण। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो इस बार बचना मुश्किल होगा। फिर उसने एतवार की रात 11 बजे 10 लाख रुपए लेकर कुएं पर की मुंडेर पर निर्देश मिला। और एतवार की शाम 6 बजे कर्ण उस पुरानी इमारत में पहुंच गया और ऊपरली मंजिल पर कुएं पर नजर रखी जा सकती है। यहाँ से तमाशा देखता हूँ। वे दोनों अपने दुश्मनों को खत्म करने के इरादे से आएंगे। अगर मेरा तीर निशाने पे बैठा तो एक दूसरे के दुश्मन समझ कर लड़ मरेंगे। और 9 बजे एक कार कुएं के निकट आकर रुकी। ओह, उसमें से किसी ने अपने आदमी को पहले ही वहाँ भेज दिया। वह पेड़ पर छुप बैठ रहा है। ठीक 2 घंटे बाद अब दोनों में से एक आएगा। और कुछ देर बाद और जैसे कुएं के निकट पहुंचा, अरे यह ब्रिकेज किसका है? और तभी धाएं। वेल्डन माधव, मर गया साला। और तभी धाएं। और कर्ण दौड़ता हुआ नीचे गैरेज में पहुंचा। मैंने जो सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। गाड़ी स्टार्ट करके उसके टैप को चला दिया।
जिसमें पुलिस का सायरन की आवाज़ रिकॉर्ड थी और भयानक भयानक सायरन की आवाज़ सुनकर कालीचरण के आदमी और पुलिस की गाड़ी समझकर वहां से भाग निकले और कुएं के निकट पहुंचकर गाड़ी रोकी और तब नाटक समाप्त हो चुका था। 2 बदमाश खत्म हो गए। अगली सुबह संगीता से मिलने अस्पताल पहुंचा। कैसी तबीयत है तुम्हारी बहन? भैया, अखबार में तुम्हें अपने दुश्मनों की मौत की खबर मिली होगी। हाँ भैया, लेकिन यह सब कैसे हुआ? बस समझ ले, तुम्हारे भाई ने अपना वादा पूरा कर दिया। हाँ, यह ब्रीफकेस तुम्हारे लिए एक भेंट है, मगर मेरे यहाँ से जाने के बाद खोलना। और कुछ बातें करने के बाद करण संगीता से विदा हो गया। उसके जाने के बाद ए भगवान, इतने रुपये और रुपयों के साथ एक कागज भी था। लगता है भगवान ने मेरी मदद के लिए एक फरिश्ते को भेजा है। संगीता बहन, यह रकम तुम्हारे पति की कमी पूरी नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हारे जीवन में निर्वाह सहायता हो सकती है। तुम्हारा भैया। उधर करण गाड़ी से जामनगर की सीमा से बाहर जा चुका था। किसी बेसहारा की मदद करने के बाद जो खुशी मिलती है, जीवन में सच्ची खुशी होती है। समाप्त दोस्तों।